अच्छा इधर देखो, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें पहले तो बता दूं इस टॉपिक के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, ठीक है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा, तुम लोग का फिजिक्स में तो अभी हुआ नहीं होगा, थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट नहीं किया होगा ना, फिजिक्स में तो अभी हुआ नहीं होगा, सर नहीं है सर। ना। हाँ, तो इसके एक और फायदा भी है, कम से कम फर्स्ट लॉ तो दोनों में कॉमन है, तो सही से देखना फर्स्ट लॉ तक तो अगर ये हो गया तो फिजिक्स में भी इट विल बी अगर ये समझ गया तो जल्दी हो जाएगा। पहले केमिस्ट्री में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको देख लेना। दूसरा फायदा है, दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना है कि आगे जाकर के इतने जितने इसमें पढ़ाई करोगे ना, इससे मैं कितने सारे प्रॉपर्टीज डिराइव करूंगा मैथमेटिकली इस चैप्टर से। आगे आप लोग के चैप्टर्स फिजिकल में जितने मैक्सिमम है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 12th में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स नहीं लगता है जनरली, हाँ उसका केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, सब इसी से मैच्ड है, ठीक है। और लास्टली आप सबको एक और चीज बता दूं, अगर गैस लॉज में फॉर्मूले से आप लोग परेशान हो गए थे, तो ये तो फॉर्मूले और ज्यादा है, तो इसका तो पहले से ही एक मैं मार्क करते जाऊंगा फॉर्मूला, उसको ध्यान से पहली एक जगह बनाते जाओ। ये फॉर्मूले और ज्यादा हैं, और इतने ज्यादा हैं कि तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे अगर तुम सही से नहीं समझे तो। ये बहुत ज्यादा फॉर्मूले में है, ज्यादा फॉर्मूला है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला तो पार्ट ये, पहले आज तो बेसिक चीजें करेंगे, बहुत सारे टर्म्स आराम से लिखो क्योंकि थियरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से। थर्मोडायनेमिक्स में भी डील्स, सॉरी ये फर्स्ट पेज है। हाँ, डील्स विथ, सर अगर हम लोग ने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपने जितने भी वो चैप्टर बोले उसमें बहुत दिक्कत हाँ सब में प्रॉब्लम आएगा भाई, मैंने पहले ही बता दिया। इनऑर्गेनिक में बोला केमिकल बॉन्डिंग नहीं, तो ऑर्गेनिक गोल, इनऑर्गेनिक गोल। गैस लॉस तो चल जाता है, मतलब वो गैस ही है, बट इसमें तो सब कुछ गोल, ये सब कुछ गोल। ये चैप्टर सही से नहीं किए तो, मतलब कुछ कुछ चीजों का ना बैकलॉग नहीं होता है, मतलब सिंपल सा बात बता रहा हूँ, उनको बैकलॉग मत लो। मतलब वहां पर ये नहीं चलेगा कि सर थोड़ा देर छूट गया था, मस्ती मार लिए, कुछ नहीं, आपका यहाँ से गोल हो जाएगा फिर पूरा, फिर वो आप गलत कर दिए हो। पहले ही बता, इसमें पहले इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, करना तो किसी को बैकलॉग नहीं चाहिए, बट अगर कुछ फिर भी हो जा रहा है तो इसको तो मत ही करो, ठीक है। अच्छा इधर देखो, डील्स विद द एनर्जी चेंजेस व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट। मतलब बेसिकली अगर लेमैन टर्म्स में समझे तो थर्मोडायनेमिक्स में दो चीजें आपस में इंटरैक्शन करेंगे, और उनके बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ज्यादा बेटर टर्म है एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस का हिंदी में क्या बोले, आदान प्रदान, लेना देना, इसी को स्टडी करते हैं लेमैन टर्म्स में थर्मोडायनेमिक्स में, द एनर्जी एक्सचेंजेस व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट। अच्छा अब इधर एक और चीज देख लो, इसमें दो पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक साइंस। माइक्रोस्कोपिक का मतलब, माइक्रोस्कोपिक बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और सबका नोट्स अच्छे से बनाना, बिकॉज इसका थियरी भी बोलोगे तो कोई बुक इतना थियरी नहीं देगा इतना मैं दे रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। थियरी अच्छे से नोट करना, मैं समय भी दूंगा आराम से। दिस इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक पॉपुलर होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, ये स्टडी करता है लार्ज स्केल प्रॉपर्टी, हाँ बल्क में। दिस इज स्टडी ऑफ लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ मैटर। सर गैस लॉ भी तो मैक्रोस्कोपिक ही था ना? हाँ वही बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये, मैक्रोस्कोपिक बनता किससे है, मैक्रोस्कोपिक का डेवलपमेंट किससे हुआ है, माइक्रोस्कोपिक से। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो है, दैट इज, अभी लिखाऊंगा, दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस, माइक्रोस्कोपिक चीजों के बारे में नहीं, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले, इट इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। मतलब हम लोग जो भी बात करेंगे, हाँ ये पहला, हम लोग जो भी बातें करेंगे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करेंगे। माइक्रो अलग बात है, चीजें खुलकर किससे आएंगी, समझने के लिए जाएंगे मॉलिक्यूल लेवल पर, बट ओवरऑल जब बातें होंगी तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होगी। लेकिन ऑब्वियस बात है, चीजें आई कहां से, माइक्रोस्कोपिक,
हाँ माइक्रोस्कोपिक, जैसे टेम्परेचर माइक्रोस्कोपिक है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है? मैक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो, है ना, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का नहीं दिखाते हैं टेम्परेचर, तो वो एक बल्क का प्रॉपर्टी है, इट इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। ठीक है। However, microscopic science is a consequence of what is happening at the microscopic level. ये अलग बात है, बट डीरेसी करेंगे। अब इधर ध्यान दो, थर्मोडायनेमिक्स में पहले तो करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी क्या, मैं बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं दो बॉडीज का इंटरैक्शन। तो जब भी टू बॉडीज इंटरैक्ट करेंगे, अब वो क्या होंगे, जनरली तुम्हारे लेवल पर तो अभी के लिए गैस, पिस्टन, यही सब है, लेकिन आगे जा करके तो ये बहुत, कोई भी दो बॉडी हो सकते हैं। ठीक है, तो खैर हम लोग डेफिनेशन चलता है कि टू बॉडीज का ही काम करते हैं। तो जब भी कोई दो बॉडी इंटरैक्ट करेंगे, मान लो दो बॉडी है, तो इनके बीच में बेसिकली कुछ एक्सचेंजेस जो होंगे, जैसे अब कौन कौन से एक्सचेंजेस है उसको देख लेते हैं। कहीं डाउट हो बोलना, या तो मैटर का एक्सचेंज होगा, मैटर का मतलब मास, ठीक है, या फिर किसका हो सकता है, एनर्जी। हीट। एनर्जी। एनर्जी एनर्जी अभी के लिए टर्म्स बहुत सारे हैं, सबको एकदम बारीकी से समझना। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, मतलब साइंस थर्मोडायनेमिक्स को बेसिक लेवल पे डिवाइड कर देते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इन सब क्वेश्चंस में। व्हाट का आंसर क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो इसका मतलब दो बॉडीज रहेंगे जिनके बारे में हम लोग नहीं वो वाला नहीं बाहर के भी, ठीक है ना। मैटर और मैटर इसमें आ जाएगा चार्ज में, ठीक है, अभी वो चार्ज में आ जाएगा। तो मैटर और एनर्जी कंसर्न, इसमें से भी हम लोग का कंसर्न अभी क्या रहेगा सिलेबस में, एनर्जी। एनर्जी। अभी हम लोग जिस सिस्टम्स की बात करेंगे उसमें ज्यादा एनर्जी रहेगा, तो मैं पहले एनर्जी पर ही आया था, आर कंसर्न। So thermodynamics deals with interaction of energy. Like, yes very good, it is the interaction, it is nothing but two bodies interact, और उस दौरान जो ये एनर्जी के एक्सचेंजेस होते हैं इन्हीं को स्टडी किया जाता है, यही थर्मोडायनेमिक्स बेसिक लेमैन टर्म्स में। और ये पूरा जो तुम जितना टेक्नोलॉजी देखे हो, जितना कुछ है, सब इस पर बेस्ड। मैं पहले बता दिया, तुम किसी भी इंजीनियरिंग लेवल पर कोई ब्रांच ऑफ साइंस, इसके बिना तुम इंजीनियरिंग, इसके बिना तुम कर ही नहीं सकते, बिकॉज इसमें ही हम लोग क्या करते हैं, एक एनर्जी को लेकर के दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, उससे अपना फायदा कराते हैं। यही काम कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं कर रहे हो। एनर्जी, ईश्वर ने एनर्जी दे दिया है फिक्स, इसी एनर्जी के फॉर्म को चेंज करना, इसी के साथ खेलना, यहाँ से लेना, इसको देना, इसी सब की बातें जो होती हैं लेमैन टर्म्स में, इसी को थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। हम लोग का कंसर्न अभी एनर्जी रहेगा, लेकिन मैटर भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ रुको, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम लोग ने दो बॉडीज के बीच में लाए, तो हम लोग अब उन दो बॉडीज को क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, जैसा कि होता है साइंटिफिक नाम। तो हम लोग इसको हम नाम करते हैं, नामकरण संस्कार होता ही है। एक को क्या बोलते हैं, एक बॉडी को क्या बोलते हैं, सिस्टम, और एक बॉडी को क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। नाम देना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, ये नेक्स्ट पेज पर बताएंगे, जल्दी नोट करो पहले। Sir, what did you write on the arrow? First one. फर्स्ट एरो मतलब कौन सा एरो, फर्स्ट मतलब ये वाला, दिस वन, ये Yes, येलो sir. वन, येलो। Yes, sir. अभी के लिए आर कंसर्न, मतलब हम लोग का सिलेबस में मैटर तुम लोग के नहीं है। तुम लोग मैटर, मेरे ख्याल से फिजिक्स में शायद मैटर भी आएगा, तुम्हें कोई चैप्टर है शायद जहाँ मैटर भी है, ठीक है ना, वो भी फ्लो जब करे तो वो भी इसके रेंज में आता है, लेकिन हम लोग के लिए मैटर नहीं है। हम लोग के लिए बस एनर्जी का एक्सचेंज। अगर होगा मैटर अभी के लिए, अगर मैटर होगा तो बता दूंगा, यहाँ मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। सर ये अभी नेम बोलो। सराउंडिंग लिखा है। हाँ, अब हम लोग डेफिनेशन में जाएंगे। साइंटिफिक नाम देना पड़ेगा ना, जैसी दो बॉडीज आए तो किसी एक को क्या करेंगे, नाम देंगे। अब अरे हम लोग साइंस कुछ बातें बोलूंगा ना मैं, कि ये नाम दूंगा, हमेशा ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना, फाइंड ए एंड फाइंड बी, आई विल गिव सर्टेन नेम्स सो एज टू स्टडी दिस साइंस। तो वन इज नेम्ड सिस्टम, वन इज नेम्ड एज सराउंडिंग। ये क्लियर है सबको? पहले हाँ बोलो।
सर आपने ए और बी लिखा है, वो दोनों का सिस्टम है। नहीं नहीं, बताऊंगा अभी क्या है, वही तो ठीक है बताऊंगा अभी सर। क्या है। हाँ वही तो बता रहा हूँ, कौन सिस्टम है कौन सराउंडिंग है। इनमें से कोई एक सिस्टम है, कोई एक क्या है, सराउंडिंग। Surrounding। कौन क्या है उसका डेफिनेशन आगे बताने वाला हूँ। चलो यहां तक हो गया है, यस सर। ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से यहां तक तो कुछ ज्यादा लोड वाली बात नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, पहले सिस्टम को डिफाइन करते हैं। कि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम का मतलब क्या है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम is part of the physical universe। कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बोलना। The properties of which are under investigation, मतलब एक तरीके से सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। समझा क्या बोला? सिस्टम कौन डिफाइन करता है? सिस्टम डिफाइन करेगा इंसान जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो कुछ मेजरमेंट कर रहा है, जो किसी जैसे गैस इनक्लोज इन अ पिस्टन, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको मेजर करना चाह रहा है, तो उसके लिए सिस्टम क्या, किसको डिफाइन कर देगा वो, किसको डिफाइन कर देगा? गैस जो कि किसके अंदर है, पिस्टन के, अंडर हाँ, पिस्टन। पिस्टन, ठीक है। और सिस्टम इज ऑलवेज मैक्रोस्कोपिक बॉडी। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम ऐसे नहीं चुना जाता है सर, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 को सिस्टम मान लीजिए सर, नहीं है ऐसा। मैंने पहले बोला इट इज अ माइक्रोस्कोपिक साइंस, एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी ही होगा इसको। और ये तुम्हारा जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको सिस्टम बोला जाएगा। पहले यहां तक क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, नो सर। है ना। अब देखो इसमें जैसे एक सिंपल चीज बताता है, जैसे देखो क्यों इसका आया, जैसे कि अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब थोड़ा बस आइडिया लेते जाओ। अब ये कोई भी चल रहा है तो एनर्जी कहीं से मिल रहा होगा ना, वो एनर्जी मिलता है अंदर में, कंबशन होता है, पेट्रोल का कंबशन होगा जो एनर्जी सप्लाई करेगा और इससे वो वर्क करेगा, जो तुम पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस पर बेस्ड है। फिर से लेमैन टर्म्स में अगर एज अ केमिस्ट पूछा जाए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या होगा? केमिस्ट्री वाला बोलेगा यार मेरे को तुम चलाए तो हो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट रहेगा वो जो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, दैट इज माई इंटरेस्ट। तो उसके लिए वो सिस्टम हो गया। वैसे वो किसी को मान सकता है, बट जनरली केमिस्ट्री को इससे मतलब रहता है, केमिकल रिएक्शन से। एक इंजीनियर या फिजिसिस्ट क्या बोलेगा? मेरे लिए सिस्टम कौन है? मेरे लिए सिस्टम ये क्या है? कार। हाँ, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये कार मेरे लिए सिस्टम है। तो बेसिकली सिस्टम वैसे डिपेंड करता है कि कौन किसको सिस्टम मान रहा है, ये तुमको चुनना है। हम लोग के लिए ऑब्वियस बात है, गैस इंक्लोज इन अ पिस्टन ही रहेगा, ज्यादा तो डिटेल में जाएंगे नहीं, सिंपल गैस इंक्लोज इन अ पिस्टन है, उसी को हम लोग अपना सिस्टम मानेंगे, ठीक है। और भी जहां जहां पर जनरली वही रहता है। तो बेसिकली सिस्टम इज डिपेंडेंट, ये जो जिसको जैसे चुनना है वैसे चुन लो। और यही कारण, एक चीज अभी बता दूं, तुम आगे जाकर के जब फिजिक्स में करोगे और केमिस्ट्री में करोगे तो साइन कन्वेंशंस अलग अलग है, आंसर सेम आएगा बट साइन कन्वेंशंस अलग अलग। उनका रीजन यही है, physicists and they are interested in the bodies, we are interested in what, the chemical reaction driving that। तुम केमिकल एनर्जी को ही तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की हो ना, ऐसी थोड़े ना चलेगा कोई, कुछ तो उसको एनर्जी कहीं से आया होगा। तो बेसिकली इसीलिए साइंस अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन किसने कैसा नजरिया रखा। खैर, कमिंग टू नाउ दूसरा डेफिनेशन, सराउंडिंग। सराउंडिंग का डेफिनेशन क्या है? रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। हाँ,
everything else other than except the subject of interest. हाँ, मतलब सिस्टम को छोड़ करके बाकी जो इनफैक्ट बेस्ट होगा रेस्ट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, ये सब मेरा सराउंडिंग। और जैसी दो चीजें आई सिस्टम और सराउंडिंग, तो इनको सेपरेट करने के लिए क्या आएगा? बाउंड्री। बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री। हाँ, एक बाउंड्री आएगा। तो अभी इसको भी हर टर्म को समझना है। जैसे एक सिस्टम आया, एक सराउंडिंग आया, तो सिस्टम इज कन्फाइंड टू अ डेफिनेट प्लेस इन स्पेस, ठीक है, बाय द बाउंड्री which separates it from the system। तो अभी तक एक सिस्टम है, एक सराउंडिंग है। वो Let's say it from the surrounding ना। हाँ हाँ, सॉरी, और बीच में क्या आएगा? एक बाउंड्री। अच्छा, पहले इतना सारी चीज क्लियर हो? अभी तक किसी को डाउट? स्टार्ट से अगर करें तो किसके चीजें में बात करते हैं? दो सिस्टम्स इंटरैक्ट करेंगे तो उनके बीच में किसकी बात करते हैं? एनर्जी एक्सचेंजेस। दो सिस्टम्स आ गए तो हम लोग को क्या नाम देना पड़ेगा? नामकरण करना पड़ेगा, नेम करना है। एक को सिस्टम डिफाइन करेंगे, एक को सराउंडिंग डिफाइन करेंगे। सिस्टम सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रिसर्च जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, विच आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। सराउंडिंग उसको छोड़ करके बाकी सब। पहले ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं। Yes। अच्छा, सिस्टम के भी दो टाइप्स ऑफ सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में टाइप्स ऑफ सिस्टम में भी एक होता है ओपन सिस्टम। अच्छा, ओपन सिस्टम में क्या होता है? through mass exchange or energy Imaginary boundary होती है। ट्रांसफर ऑफ बोथ मास एंड मैटर, एनर्जी। हाँ, एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग। इस टाइप के सिस्टम। इसका जैसे एग्जांपल सिंपल एक, हाँ, एक कॉफी रख दो भाई, ओपन कंटेनर के अंदर एक कॉफी रख दो, हॉट कॉफी रख दो। Evaporation। हाँ, इवेपोरेशन हो रहा है तो किसका ट्रांसफर हो रहा है? मॉलिक्यूल्स, मास का। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हाँ, और एनर्जी भी कम होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा, बढ़ रहा है। और घटेगा। ठीक है, ओपन अच्छा, वेसल में रख दो। कॉफी है। सर हाँ, जो भी क्या है, है इसमें? कॉफी रखो, चाय रखो, जो वाटर रखो। हाँ बोलो, रखेंगे। वाटर रख लो। सिस्टम क्या है इसमें? कौन सा सिस्टम सिस्टम? क्या है ये, इसमें? हाँ, ये मेरा ये कॉफी, इसको मैंने सिस्टम मान लिया। कप के साथ या कप के बिना? वो तुम्हारे ऊपर है, मैं उसका कप के बिना मानो या तुमको मेरे मालूम है बिना, उसको बाउंड्री मान रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ हॉट कॉफी है सिस्टम, ठीक है ना? उसको बाउंड्री मान लो, ठीक है? ठीक है, बाउंड्री हो जाएगा ना? हाँ, उसके बाद कौन सा आता है बताओ? क्लोज सिस्टम। closed system क्लोज सिस्टम। उस सिस्टम क्लोज सिस्टम में क्या पॉसिबल है? ओनली एनर्जी एक्सचेंज। यस, एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल। नो ट्रांसफर ऑफ मैटर कैन अकर। बट क्या आकर कर सकता है? एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल।
जैसे इसका एग्जांपल, किसी हॉट कॉफी के ऊपर क्या कर दो? ढक्कन रख दो। हाँ, ढक्कन रख दो। closed bottle with हाँ। water. मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई लोड नहीं होगा। थर्ड क्या होगा? Isolated. Isolated Isolated. आइसोलेटेड सिस्टम में, और ध्यान No से trans- सुनिएगा, इसके बाद एक जब मैं पढ़ा दूंगा तो मैं एक ट्रू एंड फॉल्स करके क्वेश्चंस दूंगा, जो आईटी में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत फंसता है उसमें लोग। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो सब कुछ सही लगेगा, इसमें सब कुछ सही लगेगा, तो लगेगा अरे ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो वो बाद में करूंगा, पहले तो सुनो ध्यान से। उससे और कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर होता है, वो भी 2-3 क्लास बाद होगा। पहले सुन तो लो कहानी। क्लोज सिस्टम में क्या है? No mass exchange. No or transfer exchange. possible. नो इंटरैक्शन, नो interaction basically in any sort, no interaction of any sort with the surroundings, no interaction with the surroundings, ना ही मास का, मास का भी ट्रांसफर नहीं, ना ही एनर्जी का। जैसे इसका एग्जांपल, किसी को किसके अंदर लग दो? हाँ, थर्मस के Thermos. अंदर, थर्मस के अंदर। सबको यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. सर कोई completely isolated system actually में possible नहीं है ना? हाँ, कंप्लीटली तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहेगा। सर थर्मस भी 24 आवर्स तक रख पाएगा खाली। हाँ, वो तो है, तो इसीलिए वो एक है कि सर complete यूनिवर्स तो को ऐसा भी नहीं है। isolated system हाँ, बोल सकते यूनिवर्स को हैं। किस कैटेगरी में डालेंगे? यूनिवर्स को, यूनिवर्स Isolated. आइसोलेटेड। अरे यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स मान ली तो सराउंडिंग कुछ माने ही नहीं ना। सराउंडिंग तो है ही नहीं, उसको क्या मान लेंगे? यूनिवर्स को भी किस कैटेगरी में डालेंगे? Isolated. आइसोलेटेड। अब Because सब वो कुछ आपस पूरा, में ही अंदर ही एक्सचेंज कर। हाँ सब कुछ अंदर ही है, कुछ सराउंडिंग है ही नहीं कुछ। क्लियर है यहाँ तक पहले? हाँ सर। अच्छा, तो अभी तक फिर से अगर बातें की जाए तो अभी हम लोग को टर्म्स सिस्टम के मालूम पड़े हैं, जो थर्मोडायनामिक्स ऐसे डिफाइन करता है। हम लोगों को सराउंडिंग का डेफिनेशन उसने दे दिया, सिंपल। अब हम लोग थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं फर्दर। आगे बढ़ूं अब? सर एक मिनट नोट डाउन करना है। हाँ करो। पर हाँ बोलो। सराउंडिंग और इमीडिएट सराउंडिंग में कुछ चेंज, मतलब डिफरेंस होता है क्या? होता ही है, लेकिन हम लोग का काम जो होता है बेसिकली इमीडिएट सराउंडिंग्स में ही हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है? आगे जाके इमीडिएट, आप वैसे डिफाइन करोगे ना सराउंडिंग को? हाँ तो अभी रख लो ना इमीडिएट सराउंडिंग्स ही। बाहर का सराउंडिंग है, आप यहाँ हम लोग हैं और आज से यहाँ से 100 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है वो हम लोग का ऑब्वियस बात है, वहां कोई चेंज तो होगा नहीं, तो वो कॉमन, मतलब वो ऑब्वियस बात है, दैट इज ऑब्वियसली कि इमीडिएट सराउंडिंग को ही माना गया है, लेकिन डिफाइन ऐसे कर दिया गया है, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है इमीडिएट में ही हम लोग काम करेंगे अपना। So, ठीक है सर। हाँ बोलो। so with respect to the surrounding or the immediate surrounding is negligible, right? विथ रिस्पेक्ट न, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, द इमीडिएट सराउंडिंग इज, उसी को उतना पार्ट को मानोगे तो नेग्लिजिबल ही है विथ रिस्पेक्ट टू द एंटायर यूनिवर्स। तो हम लोग ऑब्जर्वेशंस किस में रहेंगे? इमीडिएट सराउंडिंग्स में। ऑब्वियस बात है, यहाँ कुछ हो रहा है लैब में, मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका इफेक्ट तो ऑब्वियस बात है उधर नहीं देखूंगा मैं, लेकिन डिफाइन वैसे कर दिया गया है, ठीक है ना? अच्छा ये क्लियर है? आगे बढ़ूं अब? इसका Yes, मतलब ये है ना कि कोई भी सिस्टम कंसिडर कर रहा है और उसका इफेक्ट जितने रेंज तक होता है उसे इमीडिएट सराउंडिंग हाँ, बोलेंगे। उसी इमीडिएट से वही, और ऑब्वियस बात है इमीडिएट रेंज में इफेक्ट मिलेगा। हाँ बोलो। सर अगर मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में ये सब ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम हो सकता है ना? कैसे? सर जैसे दोनों। आपने यूनिवर्स का बोला तो हाँ, यूनिवर्स में तो हो सकता है ना? कि यूनिवर्स के बाहर सराउंडिंग किसको मान रहे हो? सराउंडिंग है क्या यूनिवर्स के साथ कोई? यूनिवर्स का मतलब क्या? अरे सब कुछ, सब कुछ ना,
बाहर कोई सराउंडिंग ही कहाँ है, सब कुछ उठा लिए यूनिवर्स के अंदर। अच्छा इधर देखो, ये क्लियर है यहाँ पर। अब देखो इधर ध्यान दो, अब फिर से हम लोग बेसिक से चलते हैं। अभी हमें एक चीज छोड़ा हुआ है, कौन सा पार्ट हम लोग, और कौन सी चीज डिफाइन नहीं किए अभी, बाउंड्री। मतलब बाउंड्री को मैंने डिफिनेशन दिया है बट उसको एक्सप्लोर नहीं किए, वो आगे एक्सप्लोर करेंगे। अब फिर से हम लोग चलते हैं थोड़ा फिर से बेसिक से, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। व्हाट का आंसर क्या था थर्मोडायनेमिक्स में? व्हाट का आंसर क्या था कि वी स्टडी मैटर एंड अबाउट, एनर्जी। हाँ, टू बॉडीज इंटरैक्ट। हम लोग ने इसको पढ़ाई किया बेसिक्स में। सबसे पहले बेसिक लेवल पे काम करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये व्हाट में क्या है, दो सिस्टम या सराउंडिंग, इनके बीच में एनर्जी का आदान प्रदान। अब जब एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है तो पहले तो एक काम करें, एनर्जी को थोड़ा डिफाइन कर दें। एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जानते हो एनर्जी? आपके पास पहली वाली स्लाइड है? पहली वाली तो अभी सेव करके नहीं निकल रहा हूँ, कौन सा उसमें पार्ट छूट गया था? प्रीवियस स्लाइड क्या? हाँ जस्ट इसके प्रीवियस, हाँ वो देख लो बस, जल्दी से जल्दी देख लो। हाँ। नोट को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा तो व्हाट में तो हम लोग क्या स्टडी किए थे कि दो सिस्टम, नोट डाउन करना है। हाँ हाँ सब नोट डाउन करना है, बार बार लिखो, जितना नोट डाउन क्यों करना है, सब करना है। व्हाट में तो एनर्जी का आदान, एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटी टू डू वर्क। अच्छा अब इधर देखो ध्यान से, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। दो चीजें हैं, अगर उसके बीच में एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है तो बेसिकली अब हम लोग के पास कुछ क्वेश्चंस आए। एनर्जी तो आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, ये जो एनर्जी का जो एक्सचेंज है, ठीक है, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, या इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, दिस इज गवर्न्ड बाय सर्टेन व्हाट, क्या बोलेंगे? लॉस। लॉस। मतलब ऐसे समझो थर्मोडायनेमिक्स एक गेम है और इस गेम के कुछ नियम हैं जिनको इंसान ने क्या नाम दे दिया है? लॉस, जिनको अब आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। कोई तुमसे पूछेगा सर फर्स्ट लॉ को प्रूफ करिए, आंसर क्या उसका बोलेंगे? Yes, no proof. They are all experimental. All these laws are from observational experience. मतलब मैं लिखूंगा तो बस खत्म, वहीं पर समझो। ये कौन जानता है? ये ईश्वर का बनाया हुआ लॉ है, इसमें इंसान कुछ इसमें नहीं कर सकता। ये उसने बहुत सोचा। तो तुम बोलोगे सर उसको ये कैसे मालूम कि यही होता है? बोला इतना ऑब्जर्वेशन किया इतने सालों से बैठ कर, वो देखा एक पर्टिकुलर चीज, जिसको अभी आगे तो पढ़ेंगे ही, अभी तो आगे देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्व रहता है, इसमें कुछ किया नहीं है। वो ऐसा सोचा, वो क्या किया, सोचा कि कोई ऐसा मशीन बनाए, कुछ ऐसा चीज बनाए जो इस लॉ के अगेंस्ट काम करे। बोला ना ये नहीं हो रहा है, तो इसको एक लॉ में डाल दिया। ऐसी बहुत सारे लॉज हैं, तो इसके पीछे सवाल मत उठाइएगा। हम लोग का कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, इससे पहले का तो किसी इंसान का औकात ही नहीं कि कुछ कर पाए और इस लॉस को चेंज कर पाए। एंड दीज आर गवर्न्ड बाय ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंस अप टू नाउ। आगे जाकर आज से 1000 साल बाद चेंज हो तो हो सकता है नया लॉ आ जाए। मैंने बोला ना, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन व्हाट? ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंस। आगे जाकर कहीं चेंज हो जाए तो देखा जाएगा, बट अभी के लिए तो हम लोग को लिए यही मान के चलना है। तो इसका मतलब ये जो व्हाट का जो खेला है, एनर्जी का आदान प्रदान, दिस विल बी गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज। ये पहला पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब जब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है तो हाउ डज दिस एनर्जी एक्सचेंज टेक प्लेस? इन सेकंड क्वेश्चन आता है, एनर्जी का एक्सचेंज प्लेस हो रहा है तो बेसिकली दिस एनर्जी एक्सचेंज, इसका आंसर सर व्हाट क्वेश्चन बेसिकली क्या था? यही कि दो बॉडीज हैं, उनके बीच में स्टडी करते हैं। व्हाट डू वी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स? वी स्टडी द एनर्जी एक्सचेंजेस। दिस इज व्हाट वी डू, है ना।
बेसिकली। अब जब एनर्जी एक्सचेंज की बात आई तो हाउ डज दिस एनर्जी एक्सचेंज टेक प्लेस? दिस एनर्जी एक्सचेंज रिक्वायर्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर। ध्यान से सुना, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि मैं जिस चीजों को फील करके बोलना चाह रहा हूं आप लोग तक भी वही बातें पहुंचे, मेरे और आप में गैप कम से कम हो, मतलब ना ही हो तो बेटर हो, क्योंकि बहुत बोला ना, ये बेसिकली दीज आर कोड्स ऑफ द यूनिवर्स। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं, एनर्जी का जो एक्सचेंज है इसको कोई ट्रांसफर करने वाला होगा। अब इसके बारे में स्टडी करेंगे और ये जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसफर हैं, इसको कुछ टर्म्स लाऊंगा मैं, जितने मोड्स ऑफ ट्रांसफर है मालूम है कौन कौन से हैं थर्मोडायनेमिक्स में? कन्वेक्शन ना वो सब नहीं, जितने मोड्स ऑफ ट्रांसफर है, वो वाला ना कुछ नहीं, तो बता रहा हूं। एक हीट और वर्क, हीट और वर्क माध्यम है। दिस इज अ मीडियम बाय विच द एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अभी तो मैं बेसिक डेवलप कर रहा हूं, बाद में इन सबके डेफिनेशंस दूंगा नेक्स्ट पेज पर। तो एक चीज बताओ, ऐसे समझो, ऐसे समझो, एग्जाम्पल, थोड़ा एनालॉगस एग्जाम्पल देता हूं। ए एक आदमी है, बी एक आदमी है, तुमको ए से बी को पैसा भिजवाना है, ठीक है, उसके बैंक में। तुम क्या कर सकते हो? मान लो अगर तुमको उसमें इंटरैक्शन करना है, किसी प्रकार का पैसा भिजवाना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यू कैन यूज अ चेक। व्हाट इज दिस चेक? मीडियम of transfer of cash. ट्रांसफर। यस, दिस इज द मीडियम। ये वो मीडियम है बेसिकली, ये जो चेक जो जाएगा, दिस इज द मीडियम ऑफ ट्रांसफर। और थर्मोडायनेमिक्स में ये जितने भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं, मतलब ऑब्वियस बात है, बहुत परफेक्ट एग्जांपल तो सेट नहीं होगा, लेकिन सुनो ध्यान से, मोड्स ऑफ ट्रांसफर है। मतलब एक सोचो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, क्या हीट और वर्क कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी है? यस सर। गलत, दे आर नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई देखो ध्यान से, फॉर्म किसको बोलेंगे? मैं इसको बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा, ध्यान से सुनो जो लाइन बोल रहा हूं। हीट और वर्क का सिग्निफिकेंस या मतलब तभी तक है जब तक वो इन मोशन है। दीज आर बेसिकली एनर्जीज इन मोशन। और मैं इसको डिटेल में जाऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। दीज आर एनर्जीज इन मोशन। इनका सिग्निफिकेंस तभी है जब ये ट्रांसमिशन खो रहा है। वंस ट्रांसमिशन इज स्टॉप्ड, there is no heat, there is no work. They are not form of energy, they are not noun, they are verb. ना फॉर्म का मतलब है तुम उसको एक रूप दोगे, एक शक्ल दोगे, कुछ बोलोगे। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, आगे जाकर ऐसा नहीं बोलेंगे, A has 50 joules of heat. Has 50 joules of energy. Yes, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। हाँ, ये क्वेश्चन आगे देखेंगे। कैलकुलेट द वर्क डन, डन आएगा वर्ड, क्रिया। जब ये गैस ऊपर उठेगा तो कैलकुलेट द वर्क डन। तुम क्वेश्चन देखोगे, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर्ड। ऐसा नहीं देखोगे कुछ नहीं हो रहा है, कैलकुलेट हाउ मच वर्क डज दिस गैस हैव। कोई मतलब ही नहीं है इसका। They are energies in motion, they have only significance when they are getting transferred. ऐसा कोई स्टेटमेंट, A has 50 joules of work, स्टेटमेंट सरासर क्या है? Wrong. सरासर गलत है। तो होता क्या है, 10th में आप ये पढ़ के आते हो कि they are forms of energy, but heat and work are not forms of energy. सर साउंड, लाइट, इन सबको तो इंक्लूड करेंगे ना फॉर्म ऑफ एनर्जी में? हाँ, इन सबको कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में अगर बात करें तो हीट एंड वर्क, दे आर नॉट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दे आर वर्ब्स। हाँ बोलो। एनर्जीज इन मोशन का मतलब? जब ये जब जैसे मान लो, अभी हम लोग जब इसको एग्जाम्पल लेंगे, भाई अभी विजुलाइज कैसे करोगे? जब ये ए, जैसे मान लो, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, मान लो तुमने ए बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को साथ में लाओगे तो क्या होगा?
ए से बी में ट्रांसफर होगा। क्या Heat. ट्रांसफर होगा? क्या ट्रांसफर Energy. होगा? क्वेश्चन, एनर्जी किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म। अब तुम बोल सकते हो कि सर हीट फ्लो हुआ है। जब तक ये ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, जब तक ये फ्लो नहीं है, समझ पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, बट समझो इस चीज को, जब तक ये ट्रांसमिशन नहीं है दुनिया में हीट और वर्क नाम का कोई चीज नहीं, कोई मतलब नहीं है। हीट और वर्क नाम की चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये नहीं बोलेंगे कैलकुलेट हाउ मच हीट, ये इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अलग बात है, हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं इट इज हॉटर, इट इज कोल्डर, साइंस के टर्म्स में बकवास बातें हैं सब, इंग्लिश में भले ही बोल दो, कुछ ऐसा नहीं है। साइंस के टर्म्स में हीट और वर्क का मतलब टेक्निकली तभी है जब कोई क्रिया हो रहा हो। क्रिया मतलब काम, एनीथिंग इज बीइंग, इट इज नॉट अ नाउन, समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। और तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं हीट और जो वर्क है उसको तब भी डिफाइन करते हैं जब एनर्जी ट्रांसफर हो। यस यस, वही बोल रहा हूं मैं, यही है ही, So यही तो है ही। sound और light के केस में why do we say that they are forms of energy? साउंड और लाइट वाला पार्ट एक्चुअली इसमें माइक्रोस्कोपिक वाले लेवल पे थोड़ी चीजें आ जाती हैं, तो उसको लेकर के थर्मोडायनेमिक्स में डील नहीं करेंगे, इसके बारे में जब बात करें। तो हाँ बोलो। एक बॉडी अच्छे मूव कर रहा है सरफेस पे और फ्रिक्शन है सरफेस पे, तो लॉस इन एनर्जी तो हम बोलते हैं हीट के फॉर्म में। तो एंड हाँ। में वो एनर्जी कौन से फॉर्म में होता है? वो लॉस इन एनर्जी हो रहा है तो मतलब बेसिकली टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो निकल रहा होगा ना ग्राउंड और उसके बीच में। अभी हीट का डेफिनेशन तो देने दो, पहले इतना समझो कि मोड ऑफ ट्रांसफर ही है, पहले हीट का डेफिनेशन दूंगा तो ना क्लियर होगा। मैंने अभी हीट का डेफिनेशन तो दिया नहीं है, जैसे हीट का डेफिनेशन दूंगा क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया है कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है किसके थ्रू होगा, ये जिसके थ्रू होगा इसको क्या बोलेंगे? Medium. मोड्स ऑफ ट्रांसफर, और इसको हीट एंड वर्क। सो लेट अस नाउ go on to that definitions and then it will be even clarified more कि heat और work क्या लेवल पर है। पहले क्लियर है यहाँ तक? हाँ बोलो। So if you consider A and B as a system, then if we want to like pass heat internally, then it will only be because of heat, right? Because if we want the energy transfer through work, it has to be by the surrounding externally. नहीं मैं समझा नहीं, A और B को ही आपने सिस्टम मान लिया है। Yes, sir. हाँ, So तो if you उसके बाद want an energy exchange internally, then that would only be possible because of heat, right? Because हाँ। for work we have to do surrounding work externally. That's why outside of the system. तुमने उसको ही अगर सिस्टम मान लिया है तो अभी भी समझा नहीं, हीट फ्लो अंदर में ही हुआ इंटरनली। हाँ, उसके बाद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाह रही है। So heat and work, if we want to pass, if we want an energy exchange between A and B, so within the system, both heat and work will be able to pass the energy. हाँ ठीक है, हीट और वर्क हो जाएगा। Because isn't work an external phenomenon outside the system? हीट और एंड वर्क वर्क, सिस्टम के अंदर भी पॉजिटिव होता है। हाँ वर्क अंदर भी हो रहा होगा, इसके अंदर क्या है? रुको आगे बढ़ने दो। बोल रही है वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, तो आई थिंक वो बोल रही है। अरे यार रुको यार, पहले तुम लोग अभी मुझे आगे डेफिनेशन देने दो ना। व्हाई आर टू जंपिंग टू कंक्लूजंस? व्हाई आर यू ऑल जंपिंग टू कंक्लूजंस कि वर्क क्या है, हीट क्या है? डिड आई डिफाइन दिस एज ऑफ नाउ? नहीं ना, तो तुम लोग भी क्यों कंक्लूजन में जंप कर रहे हो? लेट मी कम टू दैट। वर्क का डेफिनेशन तो देने दो, वही बोल रहा हूं, पहले पिक्चर को क्लियर तो रखने दो ना। तुम तो पहले यही समझते थे कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पहले तो वही हटा। अब तुम वर्क को भी अपना डेफिनेशन दे रहे हो जो तुम पढ़ के आए हो, जो कि सही है, बट लेट मी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। क्लियर है? रुको सुन लो पहला अभी के लिए, बाद में सब क्लियर हो जाएगा। तुम डेफिनेशंस को सही से देखो, कैसे बताया जा रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेट मी डिफाइन सर्टेन थिंग्स। तो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जैसे एग्जांपल यहाँ पर किसको दिया? चेक। अच्छा, अब ये जो ट्रांसफर होगा हाउ के अंदर एक और चीज आता है। चेक को ए से बी तक पहुंचाना है तो क्या करोगे? अरे जा करके बैंक में जमा करोगे, कुछ करोगे, ये सब काम करोगे ना। सो दिस एंटायर थिंग को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे अब? प्रोसेस। अब ये एक प्रोसेस पर आएगा, मतलब हम लोग को अब कुछ चीजें डिफाइन करनी है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर जब भी होगा,
हीट और वर्क के थ्रू होगा उसका डेफिनेशन देना है। उड़ के तो जाएगा नहीं, चेक जा करके जमा करोगे बैंक में, कुछ उसका ये होगा, तो दैट विल बी अ प्रोसेस। तो बेसिकली अब हम लोग को कुछ चीजें डिफाइन करनी है। डेफिनेशन में सबसे पहले क्या करना है, हीट, वर्क एंड प्रोसेस को पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये पहले यहां तक लिख लियो। हाँ सर लिख लिया। है ना, इसको भी लिख लो। प्रोसेस इज द मेथड of operation by means अभी मैं लिखाने वाला हूं बहुत सारी चीजें, उसको पहले लिखो और समझो पहले, उसके बाद कोई डाउट होगा तो देखना। पहले तो लिखो पहले भाई, चेंज इन स्टेट इज अफेक्टेड। इसमें एक और टर्म आया, बताओ कौन सा टर्म, इसको डिफाइन करना है। नहीं, ये चेंज इन स्टेट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। सर ये प्रोसेस का डेफिनेशन है क्या? हाँ, ये प्रोसेस का डेफिनेशन, ये ऑपरेशन। कौन कौन से प्रोसेसेस आगे देखेंगे, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं मालूम है कुछ? आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक, प्रोसेस, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल इनके बारे में, प्रोसेस। हाँ इसके बारे में स्टडी करेंगे। सर 1 मिनट रुको। सर बुकलेट में कोई क्वेश्चन भी था वो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, हाँ गैसियस ये सब स्टेट वैसे। तो व्हाट में तो हो गया दो चीजों के बारे में आदान प्रदान। हाउ में ये एनर्जी जैसे एक्सचेंज होगा, जो मोड्स ऑफ ट्रांसफर हैं उनको हीट और वर्क बोलते हैं, इन पे जाएंगे, बहुत डीप स्टडी है। ठीक है, प्रोसेस ऑब्वियस बात है, पूरे चीज को एक प्रोसेस का भी नाम देंगे। प्रोसेस पूरा का पूरा जी ऑपरेशन जिससे कि ये चेंज इन स्टेट होगा। अभी चेंज इन स्टेट क्या होता है इसको चलेंगे, हाँ बोलो। डन सर। ठीक है, अच्छा इस इंटरैक्शन से अब अच्छा बॉडीज इंटरैक्ट किए, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, बॉडीज इंटरैक्ट किए, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। एनर्जी का एक्सचेंज किसके थ्रू हुआ, हीट और वर्क के थ्रू। ठीक है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, अच्छा एक और चीज इसके बाद, रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। अब इसको स्टडी करते हैं, रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन से होता क्या है। जब कोई बॉडीज इंटरैक्ट करेंगे तो जनरली जो हम लोग का कंसर्न रहेगा क्या होगा, एनर्जी का आदान प्रदान होगा, क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग को अब कौन सा चीज अब डिफाइन करना है, कितने कौन कौन चीजें आ गई हम लोग को जो डिफाइन करना है। बाउंड्री छोड़कर आए थे, उसको नहीं डिफाइन किया है। फिर किसको डिफाइन करना है अच्छे से, हीट को। फिर किसको डिफाइन करना है, वर्क को, चेंज ऑफ स्टेट को, और अब एक और चीज आया, प्रॉपर्टीज। ये क्लियर है? ठीक है, तो अब सबसे पहले अब सबके डेफिनेशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, जो सबसे सिंपल है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम क्या है, आर दोज फिजिकल एट्रीब्यूट्स that are फिजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब सर फर्स्ट वाले लाइन में आपने कहने का मतलब है कि इंटरेक्शन जो होता है दो बॉडीज का, उनकी वजह से हीट एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टीज बदलेंगे। और पूरा खेला फिर से वी आर, हम लोग इस प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इस प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स इस प्रॉपर्टीज। अभी प्रॉपर्टीज क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो कि आप मेजर कर सकते हो, परसीव बाय से मतलब मेजरेबल। ठीक है, और आर
कहीं अगर इस सब में डाउट हो, कहीं इंग्लिश हमें तो बोलना, क्योंकि एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थर्मोडायनेमिक्स में। बाय सर्टेन मेथड्स ऑफ इंटरव्यू, ये समझा? प्रॉपर्टीज का मतलब जो चीजें आप मेजर कर सकते हो, बेसिकली मेजरेबल प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज भी दो कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन कौन से? अब ध्यान से सुनना। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ना ना ना, वो तो बात का है, प्रॉपर्टीज का बाद में। एक तो मेजरेबल, ठीक है, प्रॉपर्टीज मेजरेबल, और एक कौन सा है? नॉन मेजरेबल। नॉन मेजरेबल। हम लोग किससे डील करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स से मैंने बता ही दिया है। किससे डील करेंगे? मेजरेबल की नॉन मेजरेबल? मेजरेबल। मेजरेबल लिख ही दिया हूं, फिजिकल एट्रीब्यूट्स दैट आर परसीव्ड बाय द सेंसेस और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में देखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग का कंसर्न थर्मोडायनेमिक में मेजरेबल प्रॉपर्टीज पर ही आ गया। मेजरेबल प्रॉपर्टीज में कौन कौन आते हैं बताओ? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हाँ, कौन कौन से आते हैं बताओ? प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंथैल्पी। टेम्परेचर हो गया, एन हो गया, आगे टर्म्स और करोगे, यू हो गया, एच हो गया। यू मानते हो सब एक्स लो भी है ना? यू किसका सिंबल है? इंटरनल इंटरनल एनर्जी का सिंबल है। एच किसका सिंबल होता है, किसको मालूम है? एंथैल्पी। एंथैल्पी का सिंबल है। ये सब आगे करेंगे, ठीक है। तो यू हो गया, एच हो गया, जी हो सर जी भी गया, होता है। सब मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जिसमें से यू किसको डिफाइन करते हैं? सर जी क्या होता है? बता दे रहा हूँ, अभी आगे सभी स्टडी करना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। सब आगे आने वाला है, और भी बहुत सारे हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इनको सिस्टम को प्रॉपर्टीज बोलेंगे, विद ध्यान से देखना। नॉन मेजरेबल में कौन कौन है एंथैल्पी छोड़ के? कुछ नॉन मेजरेबल तो मेजर ही नहीं कर सकते, तो क्या बोले? मतलब नहीं, मतलब उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? मतलब क्या ऐसी चीज है जो हम नहीं मेजर कर सकते? ये फिलोसफिकल लैंग्वेज है, बोलना पड़ेगा। हाउ मच हेट्रेड डज ही हैव फॉर दिस पर्सन, कैसे मेजर करेंगे? हाँ सर, वो तो है। एनर्जी है, इसको वही तो, इसको ये फिलोसफी में चलेगा, इसका तो मेजरेबल ही नहीं, इसको थर्मोडायनेमिक्स नहीं लेता है। साइंस ने भी क्या ऑब्जर्वेशन को ही अपना माना है ना। साइंस फिजिक्स क्या बोलता है, वर्क कब तक होगा? जब आप वो देखेगा कि आप वर्क कर रहे हो। आपके अंदर आपने बहुत काम किया और रिजल्ट नहीं आया, साइंस बोलता है कोई वर्क नहीं किया। तुम उठ करके दीवार को पीछे लगाते रहो फोर्स, और दीवार नहीं मूव कर रहा, तुम थक जाओ। तुम्हारी बात साइंस के हिसाब से तुम थके बोले ना, क्या थका है तुम? समझा क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सर। तो ये का मतलब ही नहीं है नॉन मेजरेबल, मतलब वी हैव टू गो इनटू दैट फिलोसॉफिकल डोमेन। लेकिन एनर्जी तो है, एनर्जी तो है, ऑब्वियस बात है। बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं है। हाँ, लेकिन वो टैंजिबल ही नहीं है। तो साइंस भी देखो ना, ऑब्जर्वेशन को मान रहा है, ऑब्जर्वेशन उसके नजर में नहीं है, बोलता है बट कोई वर्क नहीं किया तुम, तो अपना जीव जान लगा दो, ठीक है। तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़े अब। सर एंट्रोपी भी आएगा ना? हाँ हाँ, सब भी आएगा, आएगा वो तो आगे आएगा। हाँ हाँ, सब आएगा, एंट्रोपी सब आएगा। मैं तो बस एग्जांपल दिया हूँ, आगे तो सब पढ़ेंगे, मेजर करेंगे। सर ठीक है? ये भी आएगा। हाँ, ये भी आता है, लिख ले लिख ले, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लिख ले भाई। ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब इधर देखो, इनको भी थोड़ा सर एक मिनट, आगे बढ़ो। प्रीवियस सर ये फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। थैंक यू।
फिजिक्स में आपको ये सब नहीं आने वाला है, ये सब पार्ट जो है इतना डोमेन आपका केमिस्ट्री में, यहीं से फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग हो जाते हैं। सर केमिस्ट्री में ज्यादा वास्ट है या फिजिक्स? केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री सिलेबस ही ज्यादा वास्ट है, देखने रहे एक फिजिकली ज्यादा वास्ट है। केमिस्ट्री में 3 चलता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े अब। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज भी 2 तरीके से, अच्छा हाँ एक और डेफिनेशन देता हूं, एक उससे बेटर क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक लिख लो। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज। अच्छा, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का स्टेट कैसे डिफाइन किया गया है? सिस्टम को बोला जाता है एक डेफिनेट स्टेट में when each of the properties has definite value। ठीक है, ये क्लियर है? जैसे एग्जांपल, किसी भी सिस्टम का, गैस का आपको क्या मालूम है? गैस का आपको मालूम हो प्रेशर, पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर टेम्परेचर, मोल्स, ये सब क्या डिस्क्राइब करेंगे? दे विल डिस्क्राइब द अ पर्टिकुलर स्टेट। ये क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसमें भी कुछ ऑल ऑफ देम, सम तो इनमें भी सबको स्पेसिफाइड, ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज नॉट बी स्पेसिफाइड। कुछ कर देंगे तो तीसरा निकल जाएगा ना? यस सर। अगर आइडियल करेंगे तो प्रेशर मालूम हो, टेम्परेचर मालूम है, मास मालूम हो, तो भी निकल जाएगा वॉल्यूम। इंटर रिलेटेड है सर, पर कहना क्या चाहते हो आप? मतलब सब स्टेट है, मतलब सब कुछ डिसाइड करने की, सब कुछ तुमको किसी स्टेट और सिस्टम को डिसाइड करना हो, तुमसे कोई पूछेगा तो 3 कोऑर्डिनेट्स दे देगा, तो तुमको मालूम पड़ जाएगा चौथा भी, है ना? तो सभी बताने की जरूरत, मतलब तुमको हमेशा बताने की जरूरत नहीं है चारों, तुमको 3 भी बता देगा इस पर्टिकुलर में, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। पी मालूम है, एन मालूम है, टी मालूम है, तो निकल जाएगा। इसका स्टेट ऑफ सिस्टम से क्या रेलेवेंस है? इससे कोई रिलेवेंस नहीं है। एक बात बोला कि आपको सब बताने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेट ऑफ सिस्टम तो पीवीटी एन से चाहिए, या फिर आप सीधा क्या दे दो, ऐसे समझो, ऐसे रिलेवेंस है। तुमको कोई पी दिया है, टी दिया है, एन दिया है, स्टेट ऑफ सिस्टम बता दोगे कि नहीं चारों चीज? हाँ सर। बस यही बोलना चाह रहा हूँ, बता दोगे ना, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? यस सर। ठीक, अच्छा अब चलते हैं आगे। तो अब हम लोग का आ गया स्टेट ऑफ अ सिस्टम, भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा सर इसको ऐसे देखो, कितने टर्म्स है? बहुत टर्म्स हैं। पहला दिन तो टर्म्स ही करोगे आज, अभी तो डेफिनेशंस ही करोगे पहला दिन। वही तो बोल रहा हूँ, बहुत डीप डीप डेफिनेशंस है, ऐसा भी नहीं है कि तुमको ये करना है। ठीक है, डेफिनेशंस भी डीप डीप है। हम लोगों ने क्या क्या डिफाइन किया? स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिफाइन कर दिया, बाउंड्री डिफाइन करना बाकी है, प्रोसेस डिफाइन कर दिया हो ना?
हाँ सर जी प्रोसेस सर डिफाइन कर दिया हूँ, है ना। उसके बाद और कौन सा चीज सर। डिफाइन करना है? हीट हाँ रुको, हाँ हाँ हीट, और एक और निकाला है, चेंज ऑफ स्टेट। यस, चेंज ऑफ स्टेट का डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट। अभी पहले तो बेसिक टर्म्स जानो सही से। Whenever one or more of the thermodynamic properties change their values। समझा क्या बोला? चेंज ऑफ स्टेट का मतलब कि इनिशियल और फाइनल का जो प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं किसी में चेंजेस आया होगा। ठीक है, यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, अच्छा। चेंज इन स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए? When initial states and final states are specified। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी नोट करो। सर सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करोगे? सर रुको। नॉर्मल इंग्लिश मतलब चेंज ऑफ स्टेट के लिए आपको क्या चाहिए? ऑब्वियस बात है, जब कोई पूछेगा चेंज ऑफ स्टेट बताओ तो आप बोलोगे ना मुझे अच्छा, इनिशियल अच्छा, स्टेट ओके। बताओ, फाइनल स्टेट बताओ। सर, तो ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज होगा तो चेंज ऑफ हाँ, स्टेट कोई भी एक चेंज ऑफ होगा स्टेट। ना। हाँ सर डन। ठीक है, अच्छा। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ रहा हूँ। सर एक मिनट। सर आ गया? अच्छा, सर एक मिनट। सर एक सेकेंड। डन सर। ठीक है, अब देखो, प्रॉपर्टीज में भी दो टाइप के हैं बेसिक। प्रॉपर्टीज में क्या बताया था? एक मेजरेबल है और एक कौन सा है? नॉन मेजरेबल। तो अगर मेजरेबल प्रॉपर्टीज की बात करें, इसको भी ऐसे देख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको ध्यान सुनना। एक होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, एक होता है नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? प्रॉपर्टीज विच आर मेजरेबल क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज and define state of a system। ठीक है, क्लियर है सबको? और नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब या तो नॉन मेजरेबल, नहीं सॉरी, these do not define state of system। मैं इस पर आऊंगा, अभी के लिए इतना लिख लो।
मेरा अभी कंसर्न ये नहीं है कि ये क्या है, ये आपको सिस्टम के स्टेट के बारे में कुछ नहीं बताता। ऐसे एक एग्जांपल करके क्लियर करता हूं। क्या आर एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है? क्या आर आपको हो क्या सर। आर एक गैस कांस्टेंट है? इज इट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? नो। आर का वैल्यू 0.0821 है, ऑक्सीजन है। तुम आर को देख कर बता सकते हो कि ऑक्सीजन का आर अलग है, इसका है, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल आर है, और भी हैं, नोट कर लो। इस पे जाऊंगा अभी, जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होगा अपने आप चीजें क्लियर होंगी। मेरा कंसर्न अभी नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को फिर से डील करते हैं। ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, जो मेजरेबल है और ये स्टेट ऑफ सिस्टम को बताते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हो। बताओ कौन कौन है डायरेक्टली? मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और कौन? टेम्परेचर, टेम्परेचर, और कौन? मोल्स। मास। बेसिक है ये वाले, इनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? और कुछ होते हैं जो आप मेजर नहीं कर पाते हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली मेजर करना पड़ता है। डेंसिटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हाँ, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर, और इसके अंदर भी ध्यान देना, इसके अंदर भी दो प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कौन से हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दे आर, ये चीट कोड है, ये किससे आते हैं? दे आर यूनिवर्स के लॉज से जो प्रॉपर्टीज निकल के आते हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टीज है मालूम है आपको? किसी को मालूम है फर्स्ट लॉ किस प्रॉपर्टी के बारे में बताता है? एनर्जी। एनर्जी। एनर्जी आपको कोई बोलेगा उठा करके इसकी एनर्जी बताओ, आप डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते हो। आपसे टेम्परेचर पूछेगा, आप जाकर थर्मोमीटर चला सकते हो, मेजर कर लोगे। आज बोलेगा एनर्जी बताओ, आप बोलोगे ये बेसिक पैरामीटर्स मेजर करो, मैं एनर्जी बताता हूँ। तुम ये मेजर करो, मैं बताता हूँ। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है। और ये भी फंडामेंटल वाले वो हैं जो लॉ से निकल के आते हैं। मतलब हर लॉ, ध्यान दीजिएगा इस बात पर जो लाइन बोल रहा हूँ, हर लॉ कोई एक प्रॉपर्टी को दर्शाता है, मतलब वो एक प्रॉपर्टी कंजर्व्ड है। अब तुम बोलोगे फर्स्ट लॉ में कौन सा प्रॉपर्टी है? वो यू, इंटरनल एनर्जी। और सेकेंड लॉ में आगे जब आएगा, किसी को मालूम है कौन सा प्रॉपर्टी? एंट्रोपी। एंट्रोपी। तीन लॉ खैर है। ये भी आगे क्लियर होगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। और डिराइव्ड वाले कौन कौन से हैं? बाकी सब डिराइव्ड हैं। एक थर्ड लॉ भी है ना? हाँ, थर्ड लॉ भी एंट्रोपी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी सब, ये सब प्रॉपर्टीज क्या है? डिराइव्ड है। मतलब थर्ड लॉ भी एंट्रोपी के रिलेटेड है। हाँ, एंट्रोपी से रिलेटेड है, ठीक है। तो खैर यही दो है, बाकी थर्ड लॉ तो इसी का आगे बढ़ जाता है, ठीक है। कुछ लॉज के बारे में बताया, अब ये ध्यान देना। तो इसका मतलब मुझे हर चीज जो ये इनडायरेक्टली मेजरेबल है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके मैं मेजर कर सकता हूँ? मुझे क्या चीज मालूम होना चाहिए कि मैं इन सब चीजों को मेजर कर सकता हूँ? फंडामेंटल। हाँ, नहीं, फंडामेंटल भी तो इनडायरेक्टली मेजरेबल है। फंडामेंटल को भी किससे मेजर किया जा सकता है? PV/TNN। आगे जा करके तुम हो सकता है ऐसे लिखो, U एज अ फंक्शन ऑफ TNV लिखूंगा मैं। आई कैन राइट H एज अ फंक्शन ऑफ PNT। तो डिराइव कैसे आता है? वो आगे करेंगे ना। डिराइव्ड का मतलब डायरेक्टली, ऐसे समझो हम लोग के पास यही डायरेक्टली मेजरेबल है। बाकी हम लोग अब मैथमेटिक्स जो करेंगे, जितना मैथ्स लगाएंगे वो डिराइव्ड वाले पर ही लगाएंगे। नहीं सर, लेकिन फंडामेंटल कहाँ से? फंडामेंटल तो फंडामेंटल आता है लॉस से। तो डिराइव्ड कहाँ से आता है? डिराइव्ड नहीं, सब PV/TN से, देख बताया ना।
देखो ना, फंक्शन ऑफ सम पी एंड टी कैसे आएगा, करेंगे ना हम लोग। कैलकुलेट द एंथैल्पी, कैलकुलेट द गिव्स फ्री एनर्जी, सब में एंट्रोपी का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें प्रेशर है और टेम्परेचर है, सबके फॉर्मूला आगे आएंगे, तो आगे देखोगे तुम सब में आ रहे हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? So, हाँ बोलो। so mass is indirectly measurable, but molar mass is directly measurable, right? मोलर मास को देख ली कि मोलर मास तो कोई एक नंबर है, उसको क्यों मेजरेबल बोला जा रहा है, वो तो एक नंबर है। मतलब मास मेजर हो गया, मोलर मास तो बस एक वो डेफिनेशन था ना, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन दिया था, तो जस्ट एक नंबर है, कन्वेंशन है। मास इज मेजरेबल। आंसर क्लियर है? अच्छा अब देखो, क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज के बारे में बातें हो गई, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। हाँ बोलो। अब प्रीवियस पेज एक बार दिखाओगे? एक्चुअली में हम लोग का पूरा प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, किस चैप्टर में पढ़ाई करी, इनके बारे में किसमें पढ़ाई की है? इसको आप लोगों ने निपटा दिया है, किसमें निपटाया है? गैस स्टेट। गैस लॉ, यही तो कर रहे थे, गैस लॉ। चैप्टर का ग्रेडेशन देख रहे हो, पहले आपको कैसे सिलेबस लगाया हुआ है, पहले आपको ये सब पढ़ा दिया, बोला इस सब को तो मेजर कर लो यार, प्रेशर, वॉल्यूम, पीवी, एनआरटी दिया है, एन दिया है, फाइंड द प्रेशर, फाइंड द वॉल्यूम, करो। अब करो उनको बारे में। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग का मेजर कंसर्न अब ये है, सर तो गैस लॉस का पूरा चैप्टर वाज बिल्डिंग अप टू थर्मोडायनामिक्स। हाँ बिल्डिंग अप है। अब ये हम लोग का मेजर कंसर्न है, इंटरनल एनर्जी कितना है। इंजीनियर के लिए वो ठीक है, वो तो आ गया, बट एनर्जी कितना है, उसका प्रेशर वॉल्यूम देखकर बताओ कितना काम कर सकता है, मेरे लिए वो क्या यूज है। ये जो है, ये पूरा पार्ट जो हम लोग का इंपॉर्टेंस है, इसको पढ़ने के लिए अब हम लोग लगाते हैं, इसी से निकालते हैं। मेजर तो कर नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसके लिए लगाते हैं पूरा मैथ्स, जो आप आगे करोगे। जैसे जैसे बिल्डअप होगा, आपको कनेक्टिविटी अपने आप दिख जाएगा पिक्चर। तो हम लोग का अब इस पार्ट को जो डील करेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? हाँ सर। जी सर। अब ध्यान देना, अब देखो वर्क। In thermodynamics, work is defined as any quantity that flows across the boundary of a system during a change in its state and is completely convertible. कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं बिकॉज इंपॉर्टेंट लाइन है। ये डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स का वर्क का। सर एक मिनट रुकोगे? नोट करो। सर वो आपने विद रिस्पेक्ट टू लिखा है। एंड इस नहीं, विद रिस्पेक्ट टू किसको, मतलब? सर वो WT क्या वेट 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 वेट। अच्छा, तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कब माना जाएगा? वर्क तब माना जाएगा जब भी चेंज इन स्टेट हो रहा हो, जो मैंने बताया, ड्यूरिंग, चीजें बताऊंगा इसके बारे में। और दूसरा, जब भी कोई वर्क होगा तो समझ लेना सराउंडिंग में
कहीं ना कहीं कोई मास या तो ऊपर उठा होगा या नीचे उठा होगा। अब क्लियर अगर नहीं हुआ हो तो समझो एग्जांपल, गैस है, इसके ऊपर मास रख दिया गया और मान लो ये गैस एक्सपैंड किया, जब ये एक्सपैंड करेगा तो ये मास क्या करेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको सिस्टम मान लेते हैं, मास को क्या मानेंगे, सराउंडिंग। सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में वर्क तभी माना जाएगा जब सराउंडिंग में कहीं ना कहीं कोई मास सराउंडिंग में या तो ऊपर उठा हो या फिर नीचे उठा हो या तो नीचे गिरा हो। मतलब सराउंडिंग में कहीं ना कहीं आपका किसी मास का पोटेंशियल एनर्जी चेंज होना चाहिए, तभी डेफिनेशन कंप्लीट बैठेगा। मतलब आप बोलोगे कभी ना कभी वर्क हुआ है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल काइनेटिक पीवी वर्क। पीवी वर्क, पीवी वर्क। तुम आगे जाकर के बहुत, थर्मोडायनेमिक्स का वर्क यही है, मास का कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इस एनर्जी को तुम अगर किसी सराउंडिंग में किसी मास को उठा ऊपर या नीचे कर सको मतलब वर्क हुआ है, नहीं कर पाए मतलब वर्क नहीं हुआ है। अब इसके बारे में कुछ फीचर्स देखते हैं, रुको सर आप फिर से इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जब भी सिस्टम एनर्जी ट्रांसफर करे और ये एनर्जी का ट्रांसफर में कहीं ना कहीं कोई मास सराउंडिंग में ऊपर उठे या मास सराउंडिंग में नीचे जाए, समझ लेना कि वर्क हुआ है। ठीक है, तुमको अभी के लिए ज्यादा डीप नहीं जाना है, बिकॉज तुम्हारे लेवल पे अभी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, मास ऊपर डाल दिया जाएगा, सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो उसके ऊपर कोई मास रखोगे तो क्या करेगा, वो ऊपर उठेगा ना। तो तुम्हारे लिए तो अभी उतना ही डीप जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर आगे जाकर के तो इंक्रीज होगा ना। हाँ इंक्रीज होगा आगे जाकर मतलब जेई में या इंजीनियरिंग में? नहीं, आगे इंजीनियरिंग, यहाँ नहीं, यही में तुम्हारा यही है, यहीं तक आ जाता है, जिसे तुमको इतना जाना नहीं है। बट तुम मुझसे पूछ सकते हो सर पंखा चल रहा है कौन सा मास ये हो रहा है, पंखा चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स में सर, तो पंखा में वर्क कराए वहां पर तो कोई मास नहीं दिख रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है, वहां पर भी कुछ ना कुछ जब तुम जाओगे तो मोटर लगा है, मोटर के अंदर का डायनेमिक्स पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सराउंडिंग का मास का चेंजेस है, तो वो आपको पूछेगा नहीं तो हम लोग को भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब तुमसे पूछ तो सकते ही थे लेकिन जानने की जरूरत उतना नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, जनरल वेट लिफ्ट हुआ उसी से काम होता है या काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो? किसका सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे as work done? ना लिफ्टिंग वो नहीं, कोई कहीं ना कहीं कोई मास का मतलब इसका कुछ नहीं, वैसे इसमें जब उठेगा तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी आएगा नॉर्मली, क्या लोड इसमें आएगा ही कुछ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इसका कहीं ना कहीं वेट में दैट एनर्जी शुड बी ट्रांसफॉर्म। देखो वही बोल रहा हूं, तुमको डायरेक्टली नहीं दिखाई पड़ेगा तो तुम इसके डायरेक्टली हो सकता नहीं दिखाई पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं इस एनर्जी को इक्विवेलेंट मान सकते हो कि कहीं ना कहीं वो एक मास को ऊपर उठा रहा होगा या मास को नीचे कर रहा होगा। वो काइनेटिक एनर्जी का यूज करके किसी मास को उठा लोगे, अरे किसी और मास से कनेक्ट कर दो, उस एनर्जी को यूज करके कोई मास को तो उठा सकते हो ना, तो काम तो बात तो वही हो गया ना, डायरेक्टली नहीं दिखता होगा। मैंने वही बोला कन्वर्टली, देखो कंप्लीटली कन्वर्टेबल लाइन लिख रहा हूं, ठीक है सर एग्जांपल एक बार समझा सकते हो क्या, मैं डिस्कनेक्ट यही एग्जांपल यही रखो ना, सिस्टम ने काम किया ये, तो आगे कितना डीप में जा रहा हूं मैं, बोला सिस्टम के ऊपर एक मास रखा हुआ है, मास सिस्टम वर्क मास ऊपर उठेगा कि नहीं, सिस्टम अगर एक्सपैंड करेगा तो उठेगा ना, तो सिस्टम ने क्या किया, काम किया। आप इसको ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट मत करिए, मैं बोल रहा हूँ ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं खुद ही उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं बोला ना वो काम आपको करना ही नहीं, आपको जितना सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है उतना ही पे स्टिक करिए, आपके लिए यही आएगा ना, और आगे इतना ही से काम करना है हम लोग को। ठीक है, मुझे जितने से मतलब है उतना ही रखो ना, डेफिनेशंस तो ऑब्वियस बात है बहुत डीप रहते हैं, बट उसके लिए आपको भी तो जानना पड़ेगा ना, उतना तो भी जानते नहीं हो, तो उसी लिए इतना ही रखो, इतना क्लियर है ना, ये जो एग्जाम्पल दिया जी, सिस्टम एक्सपैंड किया तो बस खत्म। ठीक है, तो इसके बारे में
वर्क कहाँ कहाँ अपीयर होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्क अपीयर्स ओनली एट द बाउंड्री। टू लिखते रहो। वर्क अपीयर्स ओनली ड्यूरिंग अ, वर्क कब पैदा हो जाएगा? ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ एनर्जी। हाँ, चेंज ऑफ स्टेट बोलो या फिर एनर्जी ट्रांसफर। वर्क इज नथिंग बट दिस इज एनर्जी इन ट्रांसफर। सर चेंज Work ऑफ is- स्टेट implies चेंज ऑफ एनर्जी। हाँ, चेंज ऑफ स्टेट मतलब वो कोई ना कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ तो बढ़ा होगा। वर्क इज एनर्जी इन मोशन। या बेटर टर्म है, फॉर्म नहीं है, बस आगे बढ़ाता हूं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क को ऑब्जर्वेशन किस में करोगे? ऑल ऑब्जर्वेशन सिस्टम के अंदर रहते हैं कि सराउंडिंग के अंदर? सराउंडिंग। सराउंडिंग, ध्यान दीजिएगा इसको। इसका एग्जांपल दूंगा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सबका एग्जांपल दूंगा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, इस लाइन का मतलब दूंगा। लिख लिए, बोलना। डन तो सर। वर्क हुआ है तो सराउंडिंग में इफेक्ट पड़ेगा उसका। हाँ, सराउंडिंग में इफेक्ट होगा, और सराउंडिंग में ही ऑब्जर्वेशन होता है। सिंपल सा टर्म फिर से, डूइंग वर्क का मतलब है, फिर से लिखा रहा हूं, जितनी बार लिख सकते हो, डूइंग वर्क इज इक्विवेलेंट टू रेजिंग अ वेट समवेयर इन द सराउंडिंग। यही थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। कहीं ना कहीं कोई उस एनर्जी को आप यूज करके सराउंडिंग में कोई ना कोई मास को ऊपर नीचे करा सकते हो। हो गया इला? सर आप फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो? वर्क जो है एनर्जी का ट्रांसफर है ना, तो एनर्जी का ट्रांसफर तो बाउंड्री के थ्रू ही होगा ना। ओके सर। सर और फोर्थ वाला पॉइंट? फोर्थ बताने वाला हूँ। फोर्थ वाला पॉइंट वैसे ये हो गया है कि वर्क का मतलब ही है, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा था, कहीं ना कहीं सराउंडिंग में आपको कोई ना कोई वेट क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए। तो इफेक्ट वर्क हुआ है कि नहीं सराउंडिंग में, देखो अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो एग्जांपल भी दूंगा, अभी इसका आगे तो बढ़ने दो, और क्लियर करूंगा इसको। पहले बोलो ये क्लियर है? तो इस केस में वर्क इक्वल Yes, sir. टू डिस्प्लेसमेंट, ये नलिफाइड है। नहीं नहीं, वर्क वही करेंगे, लेकिन फॉर्मूला वही लगाएंगे वर्क का, डिस्प्लेसमेंट वाला। लेकिन पहले डेफिनेशन इसका सही से समझते हैं वर्क का, पहले इसको तो करते, फॉर्मूला वही लगाएंगे। हाँ वही करेंगे। डन सर। ये क्लियर है? अच्छा, अब इधर ध्यान दो। हीट, एक मिनट पिछला पेज दिखाओ ना। अच्छा हाँ, एक और चीज, डज वर्क डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम? नो। क्या हम लोग इनिशियली बोलेंगे गैस है, इसमें इतना वर्क है? मैंने क्या बोला था? नहीं, इट ओनली सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट तभी उसका मतलब है, उसके अलावा नहीं है मतलब। तो वर्क इज नथिंग, और दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। बेटर होगा, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये कुछ नहीं है। ये जब काम होगा, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा, जैसे इस एग्जांपल में एनर्जी कौन ट्रांसफर किया है?
अगर मैं इसको सराउंडिंग मानूं तो किसने एनर्जी दिया है? सिस्टम से किसमें एनर्जी गया है? सराउंडिंग में ट्रांसफर हुआ है, और इस ट्रांसफर के कारण वेट ऊपर उठा है। ठीक है, और तुमसे उतना तो पूछेगा नहीं, तुमसे यही वाला पूछेगा, एक्सपेंशन ऑफ पिस्टन वाला ही है तुम्हारे सिलेबस में। तो तुम्हारे लिए इसको बाउंड्री रखते हुए तो मेरे ख्याल से सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर तुम इसी को बाउंड्री रखोगे अपना कि चल इतना ही है, हम लोग को जो पूछेगा तो सिंपल सा काम है। क्लियर है? यस सर। है ना? चलो अब हीट पर आते हैं। तो हीट को कैसे डिफाइन किया गया? एक टर्म देख रहे होगे हमेशा डेफिनेशन में, एक टर्म ले रहा है दैट फ्लोज, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज। फ्लोज का मतलब कुछ हो रहा है, नॉट अ नाउन। ठीक है ना? दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री। between the system and surrounding, because of temperature difference। मतलब कभी भी एनर्जी डिफरेंस किसके कारण हो, सॉरी एनर्जी ट्रांसफर किसके कारण हो? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो। तो समझ लेना कि आज कौन सा चीज फ्लो किया है? हीट फ्लो किया है। हीट कहां से कहां फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हाँ, हायर टू लोअर पोटेंशियल ना सर। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर सर आपने बिकॉज के बाद क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, यहां लिख देना बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और यहां से स्टार्ट करना। ठीक है? हीट लाइक वर्क इज, सर व्हेन इन भी मेंशन करना चाहिए ना? कौन सा? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर व्हेन इन हाँ हाँ, ऑब्वियस बात है, कांटेक्ट में ही रहेगा। अगर पहले तो कांटेक्ट आया होगा, बाद में हीट आ गया मतलब कांटेक्ट हुआ होगा, ऐसे कैसे फ्लो कर जाएगा वो? हीट लाइक वर्क ओनली अपीयर्स, सर वो आपने बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग लिखा है, वो हीट के पहले लिखना है ना पॉइंट में? हाँ हीट के पहले लिखना है। सर क्या बोला उसने? बिटवीन हीट एंड सराउंडिंग का कहाँ पे लिखना है? इसके बाद सराउंडिंग बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हीट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसा बोलेंगे क्या कि इनिशियल स्टेट का हीट एंड फाइनल स्टेट का हीट? नहीं सर।
अच्छा, वर्क के लिए सराउंडिंग्स में कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, मास राइज हुआ होगा। हीट के लिए क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं सराउंडिंग में क्या हुआ होगा, टेम्परेचर। हाँ, कहीं ना कहीं कोई सराउंडिंग में टेम्परेचर राइज हुआ होगा। 4th पॉइंट इसका भी बाद में एक्सप्लेन कर रहे हो ना। हाँ, अभी कर रहे हैं। सराउंडिंग में टेम्परेचर कहीं ना कहीं राइज हुआ होगा। कुछ ना कुछ तो होगा। सर ब्रैकेट में सराउंडिंग टेम्परेचर राइज और फॉल आएगा ना? हाँ, राइज भी फॉल भी कुछ भी। हाँ सर, हो गया। डन सर। हो गया सबका? हाँ Yes, सर sir. 8 मिनट। सर हो गया। सर वो ठीक आपने है। क्या लिखा है, सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर राइज एंड फॉल? हाँ, या तो कोई राइज होगा या फॉल होगा। बता रहा हूँ, आगे बढ़ूं? Yes, sir. Done. अच्छा, इधर देखो तो, मान लो मेरे पास एक 10 ग्राम लिक्विड वाटर है, ठीक है। दस ग्राम लिक्विड वाटर, ठीक है। और प्रेशर दिया हुआ है ऊपर का 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर भी कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। और इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है हवा का, ठीक है। तुमने इस सिस्टम को, ये सिस्टम है मेरा, दिस इज नाउ मेड ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ वाटर, और तुमने तो बताओ, जैसे ही 100 ग्राम वाटर लाओगे जिसका टेम्परेचर मान लो हायर है, तो क्या होगा, हीट फ्लो होगा कि नहीं? यस। तो बेसिकली अगर हाँ एट सर। हायर टेम्परेचर वाला लाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे कि क्या हुआ है, हीट फ्लो। अब एक सिंपल सा चीज बताओ, मान लो यही, अब रुको ध्यान से ना, मान लो यही 10 ग्राम है पानी, ठीक है। इसके अंदर तुम क्या करो, पुली कनेक्ट कर दो, यहां एक मास ले लो, और मान लो यहां पर एक मोटर लगा दो जो घूमता हो। मास को नीचे जाएगा तो ये घूमेगा, सेम काम। बस उन्हें मास जैसी नीचे जाएगा तो ये घूमेगा, समझ लो, ठीक है। घूमने से क्या होगा बताओ, कि मास का जो एनर्जी है ये इसमें स्टरिंग मोशन आएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। इसमें क्या कोई हीट फ्लो हुआ है क्या? नहीं। इसमें क्या फ्लो हुआ है? इसमें वर्क, तुमने मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके इसको गर्म किया है। अब मुझे एक चीज बताओ, मास एक सर्टेन डिस्टेंस नीचे गिरेगा
तो उसका ही जितना डिस्टेंस गिरेगा, मान लो दोनों ही केसेस में, मान लो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर कम करना है, ठीक है। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करने वाला ए है, ठीक है, आप बी हो, आप ए को देख नहीं रहे हो, ठीक है, आप ए को देख नहीं रहे हो। आप सीधा जब एक्सपेरिमेंट हो गया ए का, तो इसका मतलब एक चीज बताओ, आपने ए को इनिशियल देखा, मतलब एक बार ए को एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो आपको सेटअप दिखा दिया, समझो ध्यान से, एक ए ने आपको सेटअप दिखा दिया, ए एक्सपेरिमेंट करने वाला है, देख ले एक बार सेटअप, अब बोला कि आंख बंद कर ले, ठीक है, वो अपना काम किया, वो आप बोला आंख खोल और अब टेम्परेचर, अब इसका मेजर कर टेम्परेचर इस 100 ग्राम ऑफ पानी का, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में मान लो जो भी टेम्परेचर पानी का था, ठीक है, तुमसे कोई पूछेगा मैंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट 1 किया था कि एक्सपेरिमेंट 2 से किया था, इसका एनर्जी जो था इस पानी के अंदर जो मैंने एनर्जी ट्रांसफर किया, हीट के थ्रू किया कि वर्क के थ्रू किया, तब तुम कुछ बोल पाओगे क्या जस्ट सिस्टम को देख करके? नहीं सर। नहीं। मान लो मैं तुमको फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, सेटअप क्या था, एक सेटअप है 10 ग्राम ऑफ लिक्विड, डोंट गो इनटू द फिजिक्स ऑफ इट, जस्ट अंडरस्टैंड जो क्रूड में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, एकदम फिजिक्स में नहीं आना है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप एक काम कर सकते हो, आप लिक्विड वाटर का टेम्परेचर मान लो राइज करा सकते हो बाय ब्रिंगिंग इट इन कांटेक्ट विद हायर टेम्परेचर, ये करा सकते हो। मान लो तुमने कुछ ऐसा किया कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री साइज हो गया, या फिर तुम क्या करा सकते हो, उससे अंदर एक रोटर एक मोटर कनेक्ट कर दो, ठीक है, मास उससे कनेक्ट कर दो, मास नीचे गिरेगा तो मोटर चलेगा, जो तेजी से दौड़ेगा स्टरिंग मोशन क्रिएट होगा, एनर्जी राइज होगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। मान लो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम्हारे पास 2 सेटअप है, ए ने तुमको एक्सपेरिमेंट करने से पहले 2 सेटअप दिखा दिया, बोला यार मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इस सिस्टम का, ठीक है, अब मुझे देख लो कैसे बढ़ा रहा हूं, मेरे पास 2 सेटअप है, या तो मैं इसको हीट फ्लो कराऊंगा या फिर इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके कराऊंगा। बोला देख लिया, बोला हाँ, अब जा आंख बंद कर ले, बी आंख बंद कर लिया, जब वो अपना काम कर लिया, ठीक है, तो वो क्या देखा, बी को बोला सिस्टम के प्रॉपर्टी के देखकर जस्ट बताओ कि मैंने इसका टेम्परेचर कैसे बढ़ाया था। तुम क्या बोल सकते हो, कुछ आंसर है तुम्हारे पास सिर्फ सिस्टम के प्रॉपर्टी को देख करके? नहीं। लेकिन तुम सराउंडिंग को देख करके बता सकते हो कि सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके अगर तुम्हारे पास पूरा सेटअप हो, तुम भी बोलेगा यार मैंने पहले देखा था कि मास इस हाइट पे था, लेकिन अब देख रहा हूं कि मास थोड़ा नीचे गिर गया है। इसका मतलब तुमने टेम्परेचर जिसका बढ़ाया है बाय डूइंग वर्क। वो बोलेगा मान लो ऐसा केस, वो देखा यार पहले मैंने देखा था एक 100 ग्राम का था, सेटअप पूरा दिखा देता ना, 100 ग्राम का पानी इसका टेम्परेचर था पहले कुछ, लेकिन अब उस मास वही का वही है, लेकिन 100 ग्राम का जो पानी है उसका टेम्परेचर अब कम हो गया, ये मुझे मालूम है। तो वो बता नहीं देगा कि तुमने उसका टेम्परेचर कैसे, वो बोल दिया तुमको मैंने इन्हीं दोनों का यूज करके टेम्परेचर बढ़ाया अंदर वाले सिस्टम का, तो तुम बता नहीं दोगे कि वो उस सिस्टम का जो टेम्परेचर बढ़ाया है क्या देख करके बढ़ाया, वो पानी का यूज किया था, हीट फ्लो का यूज किया था कि वर्क फ्लो का यूज किया था। तुम ये काम कब बता सकते हो, बाय ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग्स की बाय ऑब्जर्विंग द सिस्टम? सराउंडिंग। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। ये जितने हीट और वर्क हैं, they are concepts of system, they are not concepts of system. मतलब जितने ऑब्जर्वेशंस हैं वो किस में होते हैं? ऑब्जर्वेशंस आर मेड इन द सराउंडिंग। ऑब्जर्वेशन सराउंडिंग में होता है। तुमसे कल आगे आगे मैं क्वेश्चन पूछूं, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, तो भले ही हम लोग इतना डीप नहीं सोचते हैं और फॉर्मूला लगाते रहते हैं, ठीक है लगा लो फॉर्मूला, आंसर भी आ जाएगा,
लेकिन कम से कम इतना पिक्चर जरूर रखिएगा कि अगर आप इतना बोल रहे हो कि इतना वर्क किया है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी से कहीं ना कहीं सराउंडिंग में जब तुम प्रैक्टिकल डोमेन में जाओगे तो कोई मास ऊपर उठा होगा, ऊपर उठा है या फिर इस पर काम किया है सराउंडिंग पर। अगर वर्क हुआ है तो कहीं ना कहीं सराउंडिंग में किसी एनर्जी को मास आप उस पर नीचे किए होगे सराउंडिंग का, और आपने उसका एनर्जी सिस्टम के अंदर ट्रांसफर किया है। अगर कोई हीट फ्लो बोल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं जरूर सराउंडिंग का कोई टेम्परेचर तुमने कम किया है या ज्यादा किया है, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड। तुम सराउंडिंग का ही यूज करके इसका ऊपर नीचे कर सकते हो सिस्टम का। सबको समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इतना बात यस सर। यही बोलना चाह रहा था मैं जब मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऑब्जर्वेशंस बहुत देखो, चीजें ठीक है अभी के लिए तुम मेजरमेंट नहीं करते हो। 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ 4th पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया मैंने। देखो अभी के लिए क्या है, तुमसे क्वेश्चन सब बन जाएंगे। मैं डीप अगर तुम नहीं भी इतना सोचोगे ना, आपसे क्वेश्चन सब बनेंगे। बस सिंपल आप फॉर्मूले को सही से समझ जाओगे, आप आराम से आईटी भी चले जाओगे, वो सब चीज आप हो जाएंगी। प्रॉब्लम कहाँ आता है, मैं बस इतना चाह रहा हूं कि आप चीजों को कम से कम पूरा आपको ठीक है, आपके साथ प्रैक्टिकल आप नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट कंसर्न विद द एंटायर स्टोरी ऑल्सो। भाई जब जाओगे आगे जाकर तो करना, ठीक ही बात है, क्यों इतना हम लोग दिमाग लगाएं। लेकिन जब तुम प्रैक्टिकल डोमेन में जाते हो ना, प्रैक्टिकल डोमेन में, तब जाकर इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस तुमको बहुत मालूम पड़ेगा। प्रैक्टिकल डोमेन में सराउंडिंग का ही ऑब्जर्वेशन करके हम लोग बताते हैं कितना एनर्जी फ्लो, कितना काम, तो सब कुछ ऑब्जर्वेशंस सराउंडिंग में होते हैं। सिस्टम का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिस्टम और एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, बट आपके पास काम है सराउंडिंग का। आप खुद ही देखो ना, आपने फिजिक्स में फोर्स भी कैसे डिफाइन किया, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब तुम डिस्प्लेसमेंट हुआ सराउंडिंग में तो तुम बोलोगे काम हुआ है, तुम तो ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तुम तो मेजरमेंट कर रहे हो, तुम्हारे लिए कंसर्न सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग में कहीं ना कहीं मैं बोलूं हीट फ्लो हुआ है तो समझ लेना, अगर सिस्टम के अंदर हीट गया है तो कहीं ना कहीं सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसा वाटर, इमेजिन कर लो एक रिजर्वायर लिक्विड भरा हुआ था, उसका टेम्परेचर आपने कम किया है, और कहीं ना कहीं आपने वर्क फ्लो किया है। वर्क फ्लो, वर्क भी तो एनर्जी का ही मोड है ना। तो कहीं ना कहीं सराउंडिंग में कोई आपने मास को ऊपर नीचे किया है और वही एनर्जी ट्रांसफर किया है। सिस्टम को देखकर कुछ नहीं बताया जा सकता कि क्या किया है, सराउंडिंग को देखकर बताया जा सकता है कि आपने एक्चुअली में क्या किया था। पहले यहाँ तक क्लियर है? सर वो आपने क्या लिखा है? Yes. Heat and work are concepts of surrounding, they are not concepts of the system. Observations, या इससे बेटर लाइन, observations are made in the surroundings. मेजरमेंट जो होता है ना कितना हुआ है, वो सराउंडिंग में करते हैं। हाँ बोलो सर। जो भी चेंज हो रहा है सिस्टम में, वो सराउंडिंग में जो चेंज हो रहा है उसके इक्विवेलेंट है। हाँ वही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है कि दोनों का मिला करके 0 ही होगा। लेकिन आप सिस्टम को देखकर ये नहीं बता सकते, बी देखकर नहीं बता सकता एक को कि तुमने कैसे किया, लेकिन सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके बता सकता है कि तुमने क्या किया, तुमने उस सिस्टम का टेम्परेचर कैसे बढ़ाया, सराउंडिंग को देखकर बता सकता है, सराउंडिंग में ऑब्जर्वेशन करके बता सकता है, सिस्टम को देख करके नहीं बता सकता हो। सर मतलब सराउंडिंग पाथ फंक्शन की तरह एक्ट करता है। हाँ सर वो बात और स्टेट में जाएंगे, यस उसमें जाएंगे, उसको मत लाओ भी टर्म को, बट बात सही बोली। ये हीट और वर्क ही पाथ फंक्शन है, यही बोलना चाह रहा हूँ। ये हीट, मैं सेम काम मैंने एग्जांपल एक और दे दिया, वो आगे नेक्स्ट क्लास ही कराऊंगा, अब तो हो गया समय कि दे आर पाथ फंक्शंस। इससे भी नोट करना है नहीं, इसको अगर समझ लिए तो भी चलेगा, कोई लोड वाली बात नहीं है, तो बस बताना चाहता था। क्लियर है यहाँ तक? पहले इतनी सारी चीजें क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यस सर। ठीक है? हाँ सर। ठीक है चलो आगे बढ़ता हूँ, सॉरी छोड़ रहा हूँ फिर। ठीक है सर